किसान आंदोलन के साथ राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी सियासी तौर पर बेहद सक्रिय हो गए। माना जा रहा है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों की नाराजगी पश्चिमी यूपी में सियासी तौर पर असरदार हो सकती है। किसान आंदोलन और आरएलडी की सियासत को लेकर जयंत चौधरी से बातचीत की हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने। आपका आईटीवी नेटवर्क में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आरएलडी के वाइस प्रेसिडेंट जयंत चौधरी, जो इस किसान आंदोलन में भी काफी प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। जयंत जी, आपका स्वागत है आईटीवी नेटवर्क में। और ये किसान आंदोलन में हम शुरू से ही बात करते हैं कि आप ये जो फार्म बिल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप और जो टिकट्स आपके साथ जो आपकी हो रही है, बिल्कुल जुगलबंदी जैसे कि कह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। नहीं, देखिए, टिकैत जी एक गैर राजनीतिक संगठन में है और उनके कार्यक्रम हो रहे हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पे किसान पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। तो वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में मैं ये आयोजन कर रहा हूँ। ये सही है कि किसान संगठन के लोग भी हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के नेता भी जो समझते हैं मुद्दे को, जो इस मुद्दे में साथ हैं, वे भी आते हैं मंच पे और उनको साझा मंच है, वो भी आके अपनी बात बता रहे हैं किसानों। लेकिन टिकैत ने तो पहले आरएलडी टिकट पे भी लड़े थे, फिर उसके बाद बीजेपी का भी समर्थन किया था, तो उनकी पॉलिटिक्स तो वो पॉलिटिकल आदमी है बेसिकली एंड ऑफ द डे। सब हैं, पैदा की पॉलिटिक्स है हमारी तो रगों। यूपी और बिहार के लोग तो बहुत पॉलिटिकल हैं, सोच रखते हैं। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आप सिर्फ वोटर क्यों बने। ये जो चर्चा होती है कि किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। किसान मतदाता भी है, सोसाइटी में अहम रोल अदा करता है और वह नेता करता है। वो चाहता है कि अपने नेता, उसका एजेंडा मजबूत हो। लेकिन जो जैसे कि टिकैत साहब ने कहा था कि हमने गलती करी बीजेपी को समर्थन देने में, और अब बिल्कुल आपके साथ हैं, अजीत सिंह जी के साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ बिल्कुल 100% है, तो राजनीतिक हो ही गया ना। नहीं, ठीक है, उन्होंने एक बार बयान दिया है और नरेश जी ने मुजफ्फरनगर के उस पंचायत में समाज के आगे भी वो बातें रखी हैं। वह उनका फैसला है और हम स्वागत करते हैं। पहले भी आपको ध्यान होगा, जब महेंद्र टिकैत जी जब जिंदा थे, जब कोई संकट आता था तो चौधरी अजीत सिंह जी शायद सबसे पहले थे जिन्होंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, और सिर्फ इसलिए कि किसानों के हितों को देखते हुए। यहाँ व्यक्तियों का सवाल नहीं, यहाँ हमारे और राकेश जी के इक्वेशंस का सवाल नहीं, यहाँ राकेश जी की भावनाओं का सवाल नहीं है। मुद्दा तो हम सबसे बड़ा है। नहीं, वो सही है, लेकिन बीजेपी एक तो कह रहे हैं कि आंदोलन हम रखेंगे अक्टूबर की डेट तक। अब 2 अक्टूबर की डेट बिल्कुल आपको यूपी चुनाव के दरवाजे तक ले आती है, तो उसमें भी लोग राजनीतिक मतलब ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। अब सवाल यूपी की जनता फैसला करेगी। आपने उन्नाव में देखा है, दोबारा घटना हुई है और कितनी बड़ी वो चीज है। महिलाओं के प्रति लोगों का समाज में भी एटीट्यूड नहीं सुधरा है और ना ही हमारी पुलिस तंत्र कहीं भी सक्षम है। लॉ एंड ऑर्डर के इशू पे आप फेल हो। गन्ना किसानों को आपने जो वादे किए थे 14 दिन में पेमेंट होगा, समय पे भुगतान के साथ साथ आपको पता है कि 3 साल से कोई दाम में वृद्धि नहीं हुई। किसानों के तमाम विषयों पे यूपी की सरकार फेल है। तो ये सारे विषय रहेंगे लोगों के मन में और हम चाहते हैं कि यही विषय जो है केंद्रित रहे, केंद्र बिंदु यही हो। किसान के मुद्दों पे ही चुनाव हो, ना कि किसी औरंगजेब को गाली दे के कोई वोट ले जाए हमारी। ये सही है, लेकिन इस सारे मसले पे एक जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बिल्कुल उभर रही है वो आरएलडी है, कहते हैं। उधर कांग्रेस का भी थोड़ा हुआ है, अभी हाल ही पंजाब में चुनाव में कांग्रेस का भी काफी फायदा हुआ है और आपका भी काफी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि अकाली दल का उतना नहीं हो पाया जितना आपका पार्टी की एक्सेप्टेंस हो रही है। देखिए, क्योंकि हमारे सोच में और काम में बिल्कुल क्लैरिटी रही है इस इशू पे और शायद इसलिए लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे हितैषी हैं। कोई किसान हितैषी कभी ऐसे कानून का सपोर्ट नहीं कर सकता था। कोई किसान हितैषी अगर सरकार होती तो 1 करोड़ का किसानों पर जुर्माना लगेगा पराली जलाने पे, इस तरह का प्रस्ताव भी कभी पारित नहीं होना चाहिए था। तो वो लाइन तो खिंच गई है, वे आम धारणा बन चुकी है। और मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, हम कोई संसाधन नहीं लगा रहे। शायद 1 या 2 दिन की तैयारी में लोग अपने आप अपने ट्रैक्टर में डीजल लगा के, संसाधन खुद के पूरे परिवार को इकट्ठा करके आ रहे हैं और वे चंदा भी दे रहे हैं। और आपने लोकदल की बात कही तो पार्टी भी बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत हैं
और मेरी कोशिश रहेगी कि कमजोर थी वहां भी लोग हमें मिले जो वहां काम करें, लोगों के बीच रहें और विस्तार करें। अगर रमेश टिकैत या नरेश दोनों भाई में से कोई आपसे टिकट मांगेगा तो आप क्या देंगे चुनाव के टाइम, पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा प्रकट करेंगे तो? नहीं, मुझे नहीं लगता है अभी इस तरह की कोई बात करना मेरे लिए भी गलत होगा। और अभी जो आंदोलन चल रहा है इसमें हमें अपना मिलेगा, वो भी शायद इस तरह से नहीं सोच रहे इस इशू को लेकर। अच्छा, पॉलिटिक्स के बाद अब फार्मर्स इश्यूज, किसानों के जो मुद्दे पे उस पे आते हैं थोड़ा। ये बिल के बारे में कहा जा रहा है, सरकार कह रही है हमने तो बहुत बात करने की बात की कि हम ये काफी आपकी बात मानेंगे, लेकिन टिकैत साहब और बाकी जो आंदोलन प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब तो यही कह रहे हैं कि हमको बस रोल बैक ही चाहिए और कुछ नहीं। आपका भी वही स्टैंड है कि पहले रोल बैक चलेगा, उसके सिवाय और कुछ नहीं चलेगा? सवाल वही है ना कि 3 महीने से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, सरकार दावा करती है कि हम बातचीत करते आए हैं और लचीलापन है और हम खुले मन से बात करते हैं और किसानों की सारी बात मानने को हम तैयार हैं। तो अगर यही स्थिति थी तो अब तक तो हल निकल जाना था। ये लोग वो लोग हैं, आपने देखा है प्रोटेस्ट साइट्स पे आप जाके खुद आपने मीडिया ने रिपोर्ट किया है, वे साधारण किसान हैं, उनके पीछे कोई बड़ा तंत्र नहीं है, वो कोई मोटिवेटेड लोग नहीं है, कहीं बाहर से कोई उनपे कोई किसी साजिश का वो लोग हिस्सा नहीं है। वो अपने जीविका के ये प्रश्न को लेकर यहाँ आए हैं दिल्ली तक, और अगर अभी तक हल ही नहीं निकल पाया तो यही साबित करता है कि सरकार की मंशा सही नहीं थी। सरकार को मालूम है आपको बैठक करके और कोई रिपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है, भले भांति सरकार जानती है कि कानूनों की स्वीकार्यता नहीं है। आप कहते हो आपने किसानों के लिए कानून बनाए, किसान उसके विरोध कर रहे हैं। आज सड़क पे बैठा किसान ये पूछता है कि हमारा इतना हक बनता है कि हम अपनी सरकार से ये मांग करें? क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि अगर कानून हमारे विषय को लेकर है कि वो कानून जो है सरकार वापस ले? कानून भी तो जनमत के आधार पे ही बनते हैं। यहाँ किसी जनता ने कोई पूछा नहीं, कभी मांग नहीं करी, कोई इसके पक्ष में आंदोलन नहीं हुआ, विरोध में जरूर आंदोलन हुआ है, वहां सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहती। तो ये एक सरकार के इंटेंशंस पे सवाल हुआ है, सरकार पे विश्वास करने को लोग राजी नहीं है। और ये जो आश्वासन है कि दाम इसमें है ही नहीं, कहीं एमएसपी की चर्चा ही नहीं है, तो इसलिए एमएसपी तो मिलती रहेगी। लोग जानते हैं कि एग्री ट्रेड का जो पूरा सिस्टम, जो व्यवस्था है, जब वह ध्वस्त हो जाएगी तो नुकसान होगा। आज भी एमएसपी नहीं मिलती और ना ही इस बिल के माध्यम में कोई प्रावधान है जो एमएसपी सुनिश्चित हो जाए, और इसलिए किसानों ने फिर वो मांग उठाई है कि हमें एमएसपी के लिए भी कानून चाहिए। तो इससे और मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ गई। इससे बेहतर होता कि सरकार इसी में अगर क्लॉज डाल दी थी शुरुआत में, तो शायद लोग उस समय इतना विरोध इस कानून का नहीं करते। लेकिन आज सच्चाई ये है कि बिना रोल बैक के कहीं कोई समाधान संभव नहीं। एक सुझाव ये भी आया है सरकार की तरफ से, नहीं पर बाकी बीजेपी नेता जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि ये एमएसपी का ये जो कानून तो सेंटर कानून है, लेकिन अब हर स्टेट को बोल दें कि आपको लागू करना या नहीं करना है। तो जहां स्टेट्स में विरोध नहीं है वो लागू कर लें, जहां पे विरोध है वो नहीं करें। 2003 में भी मॉडल एपीएमसी एक्ट था, फिर तो ये मॉडल एक्ट हो गया, कि किसी भी बाध्यता है नहीं इसकी। लेकिन वो तो मूल इस कानून जो मूल उद्देश्य था वो फिर फेल। सरकार ने तो जबरदस्ती, तो स्टेट का इश्यू है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस पर टिप्पणी नहीं दी, शायद विचार भी नहीं किया है कि उस पहलू पे कि क्या ये अधिकार भी है केंद्र सरकार को इस विषय पर कानून बनाने, क्योंकि ये एक राज्य के विषय में एक है जो हमारी सूचियां हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट जो सेंटर की है वो उसमें कानून बना ही नहीं सकती। तो सुब्रमण्यम स्वामी, ये कानून का मतलब क्या रह गया? ये कानून पूरी तरह विड्रॉ हो। ये फार्मिंग का कानून नहीं है, ये तो खरीदने बेचने का कानून बनाया इन्होंने। देखिए, इसमें आपने लैंड लीजिंग भी जोड़ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कानून बनाया है, और एग्री मार्केटिंग तो देखो फार्मर करता है ना, वो ट्रेडर नहीं है, बट जब वो फसल को लेके जाता है मंडी पे तो वो कम से कम उस प्रक्रिया पे तो अधिकार है किसान का, उस प्रक्रिया पे अधिकार है राज्य सरकार। एपीएमसी इज अ स्टेट लॉ। हाँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि फिर अब आपने बैकडोर से बना दिया सेंट्रल लॉ, मार्केटिंग बिल्कुल कोई मांगे तो, इसलिए अब इसमें ये सब उलझाने वाली बातें हैं कि आप थोपा नहीं जाएगा। जैसे भूमि अधिग्रहण कानून में आपने एक रास्ता छोड़ दिया राज्य सरकारों के लिए,
लेकिन वहां पे जो मूल इशू है वो सेंट्रल लॉ के तहत है। यहाँ तो मूल इशू ही स्टेट लॉ है, तो आप कानून क्यों बना रहे हो? मॉडल एक्ट बना के पेश कर देते। तो क्यों बनाया? क्या आप भी मानते हैं, जैसे कि काफी प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि ये 2-3 कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए बनाया है? क्या मेरी एक थ्योरी है। हाँ। अगर आप एनालाइज करेंगे सरकार के 7 साल के काम करने के तरीके को, मोदी जी शेर पे सवार हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे वादे किए हैं और वो अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं। पूरी लीडरशिप बीजेपी की लग गई है। आज किसी मुख्यमंत्री की वैल्यू नहीं, किसी सांसद की वैल्यू नहीं, किसी अधिकारी की वैल्यू नहीं। रोज बाबुओं को गाली देते हैं, सांसदों की क्लास लगाते हैं, तब भी कहते हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी के अलावा किसी प्रोजेक्ट पे कोई ठप्पा नहीं लगा सकता। तो एक सेंट्रलाइजेशन है, केंद्रीकरण है, और एक पर्सनैलिटी का एक कल्ट बनाया गया है। तो अब मोदी जी के लिए मुश्किल है, उनको ऐसी चीजें करनी है जो कभी हुई ना हो, इसलिए उन्होंने 70 साल का नारा दिया है। तो आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू उनका सिस्टम है। जो पुराने व्यवस्था है उनको पूरी तरह से बिगाड़ दो, बदल दो, कुचल दो, ताकि जो हैव नॉट्स हैं, जो उस व्यवस्था से जिनको लाभ नहीं मिलता था, वह ये सपना देखें कि हमें कुछ मिलने वाला है, और जो सिस्टम का हिस्सा है वो अपना बचाव करने में जुट जाए कि जो बची कुची पूंजी है उसको हम निकाल लें। नोटबंदी वाज द सेम थिंग। ये जिनके पास पैसा है उनके खिलाफ जो मोदी ने युद्ध छेड़ दिया और गरीबों को सीधा पैसा दिया जाएगा। तो लोग जिनके पास पैसा था वो बचाने में लगे हुए थे, जिनके पास नहीं था वो सोच रहे थे हमें कुछ मिलेगा। वही ये है, जो मंडी सिस्टम, जिनको मंडी का लाभ है वह सोच रहे हैं हाय हमारे तो तबाही हो गई। और जहां मंडियां है ही नहीं, जहां भाव मिलता ही नहीं, वहां ये जाके किसान को कहेंगे भाई तुम्हें जमीन मिल जाएगी बड़े किसानों की, और टाटा अंबानी तुम्हारे खेत से आके फसल खरीदेंगे, तुम्हें अच्छा दाम मिलेगा। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ये एक और उदाहरण है कि ये सिर्फ मोदी जी की ब्रांडिंग का एक हिस्सा है। बाकी इससे परिणाम अच्छे हों बुरे हों, देश का लाभ हो ना हो, ये चीज लागू भी होगी नहीं होगी, इससे इनको खुद कोई मतलब नहीं। पर एक तौर से फार्मिंग लॉ, कांग्रेस ने भी थोड़ा सा इस तरह का ही लॉ आने की पहले प्लान किया था, फिर वो लाए नहीं। बिहार में मंडियां चले गई हैं, तो किस तौर से रिफॉर्म्स तो आने हैं हमारे फार्मिंग सिस्टम में। आप ही कह रहे हैं कि एमएसपी मिलता ही नहीं है लोगों को। सी रिफॉर्म्स हैव टू टेक पीपल अलॉन्ग। लोगों को साथ लेके अगर कोई परिवर्तन होगा, आप क्रांति लाना चाहते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप चीन का मॉडल अपनाना चाह रहे हो, जहां लोगों की से नहीं रहेगी ऊपर से। मतलब आप इतने समझदार हो, इतने ज्ञानी हो, आपको पता है जो किसान को नहीं पता। रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन वो एक सिस्टमैटिक तरीके से होने चाहिए, और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जरूरत है। एफडीआई में क्यों नहीं रिफॉर्म करते आप पूछिए। अगर पूरा एफडीआई व्यापार में खोलने की बात होगी तो क्या बीजेपी को वहां रिफॉर्म नहीं चाहिए ना? वहां बीजेपी को कंपटीशन नहीं चाहिए, वहां बीजेपी को फॉरेन पैसा नहीं चाहिए, वहां उनका वोट है। तो ये क्या है कि जैसे कन्वीनियंस होता है वैसे इन थ्योरीज को बता दिया जाता है और मोड़ दिया जाता है। बाकी एक और चीज है, मैं प्रिंसिपल पॉइंट पे आता हूँ। खेती में हम देखेंगे ना तो ये लाइवलीहुड इशू है। वह कोई बिजनेस नहीं कर रहा, वो छोटा 2-3 बीघे का काश्तकार है, ही हैज नथिंग एल्स, उस पर कोई चॉइस नहीं, मजबूरी में शायद खेती कर रहा है, गुजारा भी नहीं उसका हो रहा है। उसको अब आप उसकी आप कहो कि आप तुम्हारी दुकान अच्छी हो जाएगी, क्या करोगे? छोटे किसानों को तो बिल्कुल लाभ होना ही नहीं इसमें भी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट आएगा वो बड़े किसानों से डील करेगा, जिनके पास कंसोलिडेटेड लैंड होल्डिंग होगी, बड़े चेक होंगे, उनके लिए कन्वीनियंट वही है, उनके लिए एफिशिएंट वही है। छोटे किसान से तो डील करेंगे नहीं, तो छोटे किसान को क्या इसमें लाभ है? और प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर में। वी आर ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग अ लॉट। सवाल यह है कि सीमित संसाधनों से, सीमित जल प्रयोग से एफिशिएंट एग्रीकल्चर हो, आधुनिक खेती हो, और कम कैपिटल में हो जाए, लागत हम कम रखें किसानों की, उनकी आय की हम सोचें कैसे आय बढ़ेगी। तो दोज आर द क्रिटिकल इश्यूज। इसलिए हम ये अगर ये टोपी लगा के देखेंगे, सोचेंगे कभी प्राइवेट सेक्टर हर जगह अच्छा काम करता है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा तो ग्राहक को भी सस्ते दाम में मिल जाएगा और किसान को भी बेटर दाम मिल जाएगा, और लॉजिस्टिक्स में भी इन्वेस्ट कर लेंगे। क्या ये संभव है? एवरीवन कांट गेन आउट ऑफ इट। तो हमें पता है कि इसमें गेन कौन करेगा। अच्छा, आखिरी 2 सवाल। एक तो ये 2 अक्टूबर की डेट का क्या माने है? इज इट यूपी चुनाव? कहीं ना कहीं तो दिमाग में आया होगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के तो मायने इस देश में हमेशा महात्मा गांधी जी गांधी जी से आगे क्यों चुनाव में उलझा रहे हो आप? चुनाव नहीं, क्योंकि बिल्कुल 2 महीने के बाद गांधी जी से आगे कुछ नहीं हो सकता। गांधी जी द एक्सक्यूज। गांधी जी कैन नेवर बी द एक्सक्यूज।
Gandhi ji can always be the reason or the motivation. Okay, and I introduced you as Jayant Chaudhary, Vice President, but Jayant Chaudhary आंदोलन जीवी कहा जाए या आंदोलनकारी? I'm wearing when people are wearing it on their sleeves as a badge of honor. We've got badges made. Let's say मैं आंदोलन जीवी हूँ. अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता. अच्छा, that's very interesting. Thank you so much, India News से बातचीत करने के लिए.